Hello, everyone. Welcome to another episode of KJ Talks. Today, we have a recurring guest with us, Ismail Farouk, as you can remember from the first podcast. And we have a very special guest today, पाकिस्तान के माया नाज जूनियर सहाफ़ी जो लंदन में अपनी जड़ें गाड़ चुके हैं, बड़े बड़े नामों के साथ इनके इंटरव्यू आ चुके हैं. I'm very lucky to score an interview. Fajat, you know what they say, right? कि जो बड़े सहाफ़ी होते हैं, they're either off air or out of the country. So that is true. That is true. Another feather in his cap. Ladies and gentlemen, let me introduce to you Mr. Omer Azhar Bhatti, another dear friend of mine. जी भट्टी साहब, क्या हाल चाल है आपके? बड़े साफी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती. हाँ. इसलिए क्या बात. Use किया, that is signatory of the fact that I'm a small timer and I'm actually a part-time journalist if you really want to call me that. Nothing else. अच्छा. तो भट्टी साहब, क्या हाल चाल है आपके? I'm glad to be on the podcast finally. After so many rescheduling issues, it's good to be on KJ Talks. Yeah, man. Wishing you all the best with this. Thank you. Who could have imagined 6 years ago that what's friendship that started from a trip to Islamabad would end up over here? And 8 years ago. 8 years ago. We were messing the timelines. It was 2014. नहीं ये 6 साल पहले ही था, 2016 था. It was 2014. 2014 में थी ना ओरिजिनल, याद कर. अच्छा, ओरिजिनल वाली मुझे लगा तू उसकी बात कर रहा है जिसमें वो बैरियर को मारती थी कभी. So that was 2016. That was 2016. That's why I said. हम लोग जब इस्लामाबाद गए थे, हम लोग 2014 that was 8 years. Yeah. और हम लोग I think summers में ही गए थे. नहीं, Feb में. It was a school trip. Yeah, debating. Feb में गए थे. हाँ. It's been actually more than 8 years. So yeah, man, nearing a decade. Yeah, I remember. तब PML-N की हुकूमत होती थी. Which is a nice segue. According to Mr. Bhatti, the good old days, but the golden age of Pakistan. And they're back. So, क्या सूरत हाल है भट्टी साहब? Where are we standing right now? Like अभी नया बजट पास हो चुका है, नई चीजें ऐसे हुकूमत की सिमत अब थोड़ी बहुत ही नजर आना शुरू होगी, किस सिमत में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को. तो आपके क्या नाम है तज्जिए के मुताबिक क्या चीजें सही कही हैं, क्या चीजें गलत कही हैं, क्या आपके क्या थॉट्स हैं? यार ऑनेस्टली बजट पे तो आई थिंक इस्माइल ने ज्यादा पढ़ा होगा. उसके प्रोफेशन से भी ज्यादा अलाइंड है एंड ही इज मोर उसको इकोनॉमिक्स पे काफी उसको अंडरस्टैंडिंग हासिल है. मैंने ऑनेस्टली टू बी वेरी फ्रैंक अपार्ट फ्रॉम टीवी टॉक शो जितना सुना हो बजट का मैंने उतना ही उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा. तू बजट की ना बात करना, तू जनरल बात कर, क्या सीन चल रहा है मैं बताता हूं. टैक्सेस वगैरह तू नेटिग्रिटीज में ना जा, तू मुझे ऐसे बता. लास्ट 2 मंथ्स ओए वो फुल साफी मोड में है, वो अभी साफी मोड में है फुल. उसने पहले वो कैविएट देना है कि भाई आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, प्लीज डोंट मेक मी एट माय वर्ड. मैं सिर्फ दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस बट डू बाय नॉट फाइनेंशियल एडवाइस क्रिप्टो मैन. अब एक बात, इस्माइल असल में थोड़ा क्या कहते हैं जुगत मोड में है और इसको पता नहीं कि जब मेरा जुगत मोड ऑन होता है तो मैं क्या करता हूँ. तो अब वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है. सो आई लेट हिम बी. लेकिन द थिंग इज कि वो जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, इस्माइल विल हैव अ बेटर टेक ऑन दैट. मेरा जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि द गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे. और बीच में डिस्पाइट ऑल द चैटर ऑफ द गवर्नमेंट गोइंग एंड कॉलिंग इट क्विट्स, मेरी तब भी पोजीशन बड़ी क्लियर थी और वाज़ेह थी कि ये हुकूमत नहीं जाएगी. और मैंने आप लोगों को भी कहा था, लिखा भी था, आई वाज वेरी क्लियर कि ये जितना नूरा कुश्ती हो रही है मुख्तदर हल्कों यानी कि एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी और जनरल बाजवा वर्सेस जो सिटिंग गवर्नमेंट है जी, सारी मेरे नजदीक ये एक वो थी, एक फायर फाइट थी फॉर द शो कि दिखाना चाह रहे थे कि दोनों पार्टीज जो है रेडी है कि आज हम हुकूमत को गिराने के लिए तैयार है. नवाज शरीफ भी रेडी है, वो चाह रहे हैं कि वो पॉपुलर बयानियां लेके अवाम में जाए और नए इलेक्शन से जीत के आए एक अच्छी मेजोरिटी के साथ. आर्मी चाह रही है कि ठीक है हम केयर टेकर्स के जरिए हुकूमत चला लेंगे अगर आपने नहीं चलानी. आई थिंक ये दोनों सिग्नल करे थे एक दूसरे को. हो सकता है कि शायद दोनों ने इसलिए किया हो कि दिखाने के लिए कि दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे बड़े स्ट्रांग है. लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, and as we discuss this further we can break this down, dissect further into this कि दोनों क्या करना चाह रहे थे. बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कहीं नहीं जा रही है हुकूमत और वही हुआ. and I stuck by that. और वो हुकूमत अभी है और इस बजट से और पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज से और नई टैक्सेस जो लग रहे हैं उससे आप देख सकते हैं
और बड़ा सख्त बजट है। जो जनरल फीलर है, जो सेंस है, वो यही है कि बहुत सख्त बजट है। तो उस हिसाब से यू कैन क्लियरली सी कि देयर हियर टू स्टे। एंड आई थिंक ये अगस्त 2023 तक अपना काम करेंगे, बारिंग एनी एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस और एनी मेजर इवेंट्स। ये 2023 तक चलेंगे। यार एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस और उसकी अगर बात करें तो हमारी भी ये बात हो रही थी आफ्टर दे केम इन, उसके 1-2 महीने जो है हर बंदा ये लगा हुआ था कि यार इन एक्शन बाय द गवर्नमेंट, इन एक्शन, कुछ भी नहीं कर रहे, ना पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं। हालांकि सबको पता है करना क्या है, लेकिन कर नहीं रहे। एंड द रीजन गिवन वाज कि वही है कि इनकी आपस में चेस मैच चल रहा है या स्टेयर डाउन कॉन्टेस्ट चल रहा है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कि वी आर रेडी टू यू नो। वो कह रहे थे कि ठीक है केयर टेकर, ये कह रहे थे केयर टेकर में चलाने को हम रेडी हैं, वो कह रहे थे ठीक है हम इलेक्शन में जाने के लिए रेडी हैं। But at the same time, senior leaders from the PML-N were saying कि हमें मुख्तदर हलकों को जो है उनको ऑन बोर्ड लेकर आना है, ये करना है, वो करना है, रजामंदी चाहिए, गारंटी चाहिए, फलानी चाहिए, ढमकानी चाहिए, और तब हम मुश्किल डिसीजन करेंगे, ताकि हम पॉलिटिकल कॉस्ट सिर्फ बेयर ना करिए ना, हम पॉलिटिकल कॉस्ट लेने सारी और हमें चुप के सुट दिया जाए और फिर हम जो है बैठे हो, हाँ जी भाई अब क्या करना। तो give us the opportunity to fix it. So has there been now whatever they were looking for, concession, guarantee, something like that, क्योंकि अब वो मुश्किल डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या सीन है, what's changed? मेरे ख्याल से ख्वाजा, I don't know what your take on that is, मैं पहले इसका जवाब देता हूँ। So जब ये बात शुरू हुई, जिस सो कॉल्ड फायर फाइट, जिसको मैंने कहा कि इधर से एक नारा इधर से कसा जा रहा था कि हम तैयार इलेक्शन जाने के लिए। यहाँ से लंदन से खबरें आ रही थी कि मियां नवाज शरीफ आज रात बस हुकूमत तोड़ने को तैयार है, और शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक भी खबर आई कि DGISI नदीम अंजम को बुलाकर ये पैगाम दे दिया है कि हम तैयार हैं, हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ये मेरी स्पीच का मतन है, मैं करने जा रहा हूँ। बड़े बड़े नामवर साहब ने कहा शहबाज शरीफ ने स्पीच लिख भी ली है। इधर से नजम सेठी कह रहा था 2 दिन में पता नहीं डिसॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नजम सेठी साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन दी। तलत हुसैन साहब ने कहा कि स्पीच का मतन तैयार है, उसमें लिखा गया है कि बहुत बोझ है पाकिस्तानी अवाम में, हम नहीं उठाना चाहते, हमने इलेक्शन से चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इधर से आर्मी की तरफ से खबरें चलाई गई थी कि केयर टेकर साहब आ गए, केयर टेकर हफीज शेख को भी उन्होंने एयरपोर्ट पहुंच गए थे उनको पकड़ने के लिए। जब मैंने ये खबर सुनी कि हफीज शेख आ गए हैं, उनको प्रोटोकॉल के जरिए उनकी बरामदगी हुई है और बड़ा उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, बड़ा सीरियसली उनको डिटेन किया गया है, तो मैं सोचता कि ये खबर क्यों चल रही है हफीज शेख की? कोई शाहरुख खान थोड़ी आया जो इट ब्रेक्स ऑन एयर बाय एंड दुनिया एंड एवरीवेयर। इट्स ब्लडी हफीज शेख, वो आता जाता जो भी ठीक है, उसका एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन उसका आना इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन वो इन्होंने चलवाई टू सिग्नल कि हम भी तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। आई थिंक ये दोनों सिग्नल कर रहे थे। पार्ट ऑफ व्हाट देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट व्हिच सेज कि नून लीग ने ये सिग्नलिंग इसलिए की और ये बहुत ज्यादा हाइट पे ले गए इस बयानिए, इस थॉट को कि हम करने लगे हैं, we're going to dissolve these families. बहुत ज़्यादा हाइट पे से लेके गए थे because they wanted concessions out of the establishment, they wanted them to stick by them, they wanted their support। वो चाहते थे कि इनको ये foreign funding हो गई, external क्या कहते हैं फंडिंग फ्रॉम गल्फ स्टेट्स हो गई, उसमें obtain करने के लिए हेल्प करें वगैरह वगैरह। सो ये मेरा तो इसलिए भी ये था कि एंड दे आल्सो वांटेड एश्योरेंसेस कि आप हमारी गवर्नमेंट गिराएंगे नहीं, बजट के बाद या IMF से नेगोशिएशंस के बाद आप हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, हमें चलने देंगे अगले इलेक्शन तक। तो ये भी बाय द वे बड़ा क्लियर था कि शायद इसलिए कर रहे हैं। सो इसमें इज राइट कि देयर इज अ स्ट्रांग लाइक्लीहुड कि उन्होंने इसलिए ये होता ना ब्लफ भी करना कि हम तैयार हैं, कि वी रेडी टू डिसॉल्व, वी रेडी टू लेट। अच्छा बट नहीं तो अब मिल गई है, एग्जैक्टली एक सेकंड, अब मिल गई है व्हाट आर दे, अगर हाँ नहीं ख्वाजा आप बताओ व्हाट इज योर टेक? यार as in before I give my take, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि according to your क्या नाम है तुम्हारे तजवीज़ के हिसाब से what changed for the establishment, like what made them to them back down essentially, because the establishment is not known to back down from such instances, they would pull the trigger regardless। उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि पहली बात आई डोंट नो गारंटी मिली है कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की गारंटी स्टैंड्स नॉट फॉर मच। जनरल बाजवा की नवंबर में रिटायरमेंट के बाद नया चीफ आता है और वो फैसला कर लेता है कि मैं आर्मी के अंदर जो प्रेशर है, जो अपवर्ड प्रेशर है, जो रैंक एंड फाइल का इमरान खान के लिए जो उनकी वो फीलिंग्स है और मोहब्बत है, अगर वो उसको हार्नेस करना शुरू हो जाता है and they start supporting Imran again, तो फिर who's to say कि that guarantee will last? सॉरी ये बात ये इससे रिलेटेड है कि अभी जो ये
सेम पेज वाला सारा चक्कर चल रहा है कि आईएसआई को वो दे दिया है वेटिंग वाली, जो भी सारा कुछ हुआ था वो पहले आईबी करती होती थी या जो भी करता होता था। हाँ और दूसरा के वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ इज open to Musharaf coming back and forgiving his sins and हाँ everything. Do you think this is part of the placating strategy कि भाई we don't want to rub them the wrong way, क्योंकि ये ना हो कि हमें हमारा तख्ता उलट दें रातों रात ही? हाँ याद है। सो पहले तो मैं पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी ना, गारंटी का कुछ नहीं पता, ठीक है, नोबडी नोस इफ दिस इज गारंटी इन प्ले। दूसरी बात ये है कि व्हाट चेंज्ड, ख्वाजा ने पूछा ना कि क्या व्हाट चेंज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, क्या हाउ डिड दे एंड अप कंफर्मिंग टू देम कि आप हुकूमत करें अगस्त 2023 तक अगर कहा है, या उनको एक खुली छूट दी है और सपोर्ट किया वगैरह वगैरह। देखें एस्टैब्लिशमेंट एक तो उनके हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी वीक पोजीशन में भी है, जो सैंडविच्ड है। वो पीटीआई वाले उनको गाली दे रहे हैं, चीफ बाजवा को गद्दार के नारों के साथ मारा जा रहा है, ट्रेंड्स चले जा रहे हैं, लिबर्टी चौक लाहौर से लेके कराची तक वो कौन था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इलाकों के लोगों ने उनके बारे में उनको गद्दार कहा है। वो रिटायर्ड ऑफिसर्स की कन्वेंशन का एक ओकेजन था इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे रिटायर्ड ऑफिसर की बेगमात ने कहा है कि ये ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और ये मुल्क दुश्मन है वगैरह वगैरह। यहाँ इस तरह की बातें की गई है। आर्मी को अपर मिडिल क्लास का भी बहुत प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। जनरल बाजवा अपने आखिरी साल में है और आखिरी साल में चीफ होता है, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं होती। अगर आज अपने 5 months बिफोर इज ड्यू टू रिटायर अगर वो केयर टेकर सेटअप भी बनाए, फिर उसमें सारे मिनिस्टर्स का भी एक पूरी हुकूमत आपने बनानी है। You're saying that he at this moment does not have the political capital. It doesn't have the political capital and it probably doesn't have the willpower as well. The other thing is that Pakistan probably to make a caretaker government. Pakistan is not at a stage where the caretaker government can do, because IMF doesn't deal with caretaker governments. That's a very valid point. तो ये इस वजह से when you ask था कि आर्मी कैसे उन्होंने बैत कर दी शहबाज शरीफ की तरफ और सारा, और क्या उन्होंने घुटने टेक दिए कि आप ठीक है आप ही चलाएं ना बैकआउट करें। आई थिंक दोनों की जरूरत थी at this point in time to stick to their positions, hold their horses and do what they were supposed to do as of 3rd April 2022 when Imran was voted out. और ये फहद से भी बात करते थे कि जब एक पूरा सिस्टम जो चल रहा था एक दिशा में एक डायरेक्शन में सिस्टम चल रहा था, उसने पूरा यू टर्न लिया है। मतलब इमरान गया नहीं बताई, अब जब उस पूरे सिस्टम ने यू टर्न लिया है तो वापस उस सिस्टम का यू टर्न लेना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट एग्जैक्टली चाइल्ड इनर्शिया इज बिल्ट इनटू द सिस्टम भाई। That's a very good way to analyze it कि inertia is built into the system structures पाकिस्तान के इतने fluid नहीं है, they're very rigid, it's very hard to move things around. Building on that, Bhatti, I had like एक बहुत ही जनरल आप सेंटिमेंट भी देखते हो ट्विटर पे भी, और जनरली जिनमें लोगों के साथ बैठता हूँ तो वहाँ एक सेंटिमेंट आता है। एंड द क्वेश्चन इज टू फोल्ड, राइट? तो खान की गवर्नमेंट हटाने के पीछे जो PML-N ने पब्लिक नैरेटिव दिया था वो था महंगाई का, फेयर इनफ, और जो लिबरल नैरेटिव चल रहा था वो वोट को इज्जत दो वाला नारा था, वो क्या नाम है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें करना और ये सारा। In the 2 months since Khan has gone out of power, okay, we've had compromises on both of them. Okay, for the common man, it is absolutely brutal out there. Okay, as in 240 ka petrol ho gaya, which all three of us sitting together, we understand why it has to be done, but that still does not stay out. I will probably disagree with you on one point, but go on. Fair enough, but like the point is कि अगर तो महंगाई खत्म नहीं करनी थी, ठीक ना हो पाई, अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक देने थे, तो फिर जो पीटीआई जो बयानिया क्रिएट कर रहा है कि ये लोग आए सिर्फ अपने, चलो वो साइड पे कर दो फॉरेन कंस्पिरेसी केस, ठीक है, ये आए सिर्फ अपने केसेस हटाने के लिए हैं, ठीक है, ये आए सिर्फ अपनी लिए जगह बनाने के लिए हैं, अपनी हमजा को बनाने के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म करने के लिए रिफॉर्म करवा दिए हैं। ये आज एक और चीज आई हुई थी जो फॉर एग्जांपल progressive steps, like for example CNIC was required over any transaction over लाख रुपए के ऊपर वाला, वो उन्होंने कर दिया, ठीक है। हाँ, ease of doing business बढ़ा रहे हैं ना। Exactly, वो एक तरफ वो ये आर्गुमेंट तो ऑब्वियसली ये है, लेकिन जो मेजॉरिटी सेंटिमेंट के अंदर जो सीप कर गई हुई है वो यही है कि भाई अगर यही मसला होना था, क्या नाम है, अगर महंगाई थी, अगर यही करना था आपने, तो बेसिकली आपने वोट पॉलिश करने आप आ गए, क्या नाम है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड खान, व्हाट्स द
Before differentiating Bhatti jumps in, I think we should tackle the second point later जब हम बजट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करते हैं, because वो एक लंबी डिस्कशन है, and I would like to disagree with you on that, but पहले पॉइंट पे हाँ I agree, and but you can have a go के why, like क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी जो हरकतें कर रही है और सब कुछ हो रहा है, it's very वही बात है ना कि the biggest supporter of democracy is the person who's in opposition. देखिए absolutely देखिए वोट को इज्जत दो का बयानिया मकबूल पजीर था, बिकता था, पसंद था, पंजाबी हार्टलैंड्स में डिफाइंस लोगों ने देखी, उनको बड़ा मजा आया। बलोच और बलोचिस्तान, बलोच हो गए, पठान हो गए, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर कम्युनिटीज हो गई, डिसएडवांटेज लोग हो गए, अंडर प्रिविलेज लोग हो गए, वो तो पहले से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं वली खान साहब के जमाने से। By the way, vote of no confidence जो है, that is consistent with vote को इज्जत दो। That is consistent। You're right। उसके बाद जो हुआ है वो उससे मुझे मसला है। मैं उस पे आ रहा हूँ। You're right। वोट को इज्जत दो was definitely disruptive। It was a new trend at play। It was definitely कि पंजाब का बेटा नवाज शरीफ एकदम से मतलब हल्कों के सामने खड़ा हो गया है और वो शेर की तरह जो है, शेर की तरह धाड़ है, शेर की तरह अस्करी की आदतों को खा जाएगा और उसको मतलब चीर फाड़ कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे जो नवाज शरीफ को भी ये बात पता है और उनके कैलकुलस में भी ये बात बड़ी क्लियर है। मैं एग्री करता हूँ कि नवाज शरीफ नजरियाती होते हैं, मैं एग्री करता हूँ कि वोट को इज्जत देना चाहते हैं, मैं एग्री करता हूँ कि वो सिविलियन वाला दस्ती के लिए अपनी जिंदगी जो बच गई है उसको सर्व करना चाहते हैं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि नवाज शरीफ जो है वो एक पॉजिटिव फोर्स है फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी। लेकिन नवाज शरीफ से ज्यादा ये किसी को नहीं पता कि यू हैव टू विन फर्स्ट टू ब्रिंग चेंज एंड इनिशिएट चेंज एंड इंस्टीट्यूट चेंज। जब आप जीत के आते हो तो आपके विंडो होती है, उसके अंदर आप ऑपरेट करते हो। जब नवाज शरीफ को ये पैगाम रसाई की गई कि आप जो करना आप कर ले, या तो आप वेट करने अगले चीफ की तब्दीली का या आप इसको गिरा दें, तब नवाज शरीफ के पास दो फैसले थे। या तो एक ऐसा चीफ आए इमरान खान की मर्जी का जो कि बाद में फिर हमारे खिलाफ बढ़ चढ़ के केसेस बनाए, हमें और विक्टिमाइज करे, हमें हमारा सियासत से सफाया यकीनी बना दे और मुकम्मल तौर पर हमें हमारी कमरों को दीवार के साथ लगा दे, मतलब मुशर्रफ एरा रीइग्नाइट हो जाएगा, ये सारे बाहर होंगे और सिर्फ एक बंदा ताकत में होगा जो कि इमरान खान होगा और उनके चीफ। उनका ये ऑप्शन थी, या ऑप्शन थी कि अभी इस वक्त एक वीक गवर्नमेंट के साथ इमरान को निकाला जाए एंड देन लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो नवाज शरीफ से ज्यादा ये किसी को नहीं पता कि यू हैव टू विन फर्स्ट to bring about that change। अब सवाल ये है कि वो जो multilateral, let me please finish now, you asked me a question, let me finish। अब सवाल ये कि जब वो ताकत में आ गए हैं तो वो जो broader multilateral approach to cutting down military space, to regaining civilian space, वो कैसे क्यों नहीं हो रही, वो regulations की तरह, वो institutional changes की तरह, मसलन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कहा जा रहा है कि उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। Did they try to institute that change? एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं कि सीनियरिटी बेसिस पे हो, हर किसी की चाहत पे ना हो। ये एक बड़ा मेजर चेंज है, ये क्योंकि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वीक गवर्नमेंट है, उधर से एस्टैब्लिशमेंट है, इधर से इमरान खान है, उसके अंदर जितना खेल सकते हैं वो खेलना चाहेंगे। एक तरफ उन्होंने इमरान खान और उनके चहीते जो थे आर्मी के अंदर उनको साइड पे किया है, who I believe were a negative force, who had fascist tendencies। वो जो डुओ था इमरान और जनरल फैज का जिसको कहते हैं, I think they were a bad force for Pakistan, उनको साइड पे किया। अब जो काम है उनका वही है कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी विंडो है उसके अंदर जितने कंसेशंस, जितने इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, जितने सीमेंट कर सके उनको कर दे। अगर ये आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को स्ट्रीमलाइन करते तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा, इट विल बी मैसिव, क्योंकि किसी गोइंग फॉरवर्ड कोई स्पेकुलेशन ही नहीं हुआ करेगी। इट्स गुड फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी। जहां तक बात है आईएसआई नोटिफिकेशन की, शिटी नोटिफिकेशन, मुझे समझ नहीं शहबाज शरीफ साहब ने क्यों किया और किस लिए किया। ऑलरेडी आईबी स्क्रूटनाइज करती है, अब आईएसआई स्क्रूटनाइज करेगी, क्यों करेगी, क्या करेगी। मेरा आज सील ऑफ अप्रूवल चाह रहे हैं आर्मी का हर अपॉइंटमेंट पे, मतलब आपने 23वें ग्रेड पे 22वें ग्रेड पे जिसको भी लगाना है वो चाह रहे हैं कि आईएसआई का सील ऑफ अप्रूवल, सिविलियन सुप्रीमेसी का नोटिफिकेशन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो एक विंडो है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर सकते हैं, उसके अंदर वो कोशिश करें कि जितना भी वो कर ले पॉसिबल हो वो कर ले। मतलब बीच में मोहसिन दावड़ और अली वजीर को वजारतें देने की कोशिश की, मोहसिन दावड़ को वजारत देने की कोशिश की उन्होंने, वहां पे जनरल बाजवा के साथ अनबन हो गई। उन्होंने कहा नहीं, अभी इज नॉट द टाइम, आर्मी के अंदर बहुत प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड हीट है, अगर आप अभी उन लोगों को वजीर बना देंगे जिनको हमने रॉ का एजेंट कहा था तो ज्यादती होगी। तो एक विंडो है, उसके अंदर बैक एंड फोर्थ हो रहा है। And Nawaz and Maryam and the vote ko izzat crowd knows very well how Pakistani politics works, how institutions
pull you apart, how there are so many factors at play. Everybody's sucking up a lot of energy. So I personally think it's going to take time. You have to hold your horses, but it will pay dividends in the, if not in the immediate future, then in the long term future. क्योंकि अगर नवाज शरीफ की एक solid government आ जाती है built on 100-120 seats, you'll see better changes taking place in the future. तो ये fair enough, but like तेरी सारी बात का मतन जो है वो घूम फिर के आके जो मुझे समझ आई है वो ये है कि नवाज शरीफ के माइंड में मैकियावेलियन स्ट्रेटजी है, ends justify the means. The problem that I see with that is when the not same really, thing. that's not his argument. नहीं, but that is the thing कि भाई अभी हमारे पास चांस है. He's saying नहीं, he's saying कि जितना wiggle room है उस हिसाब से कर रहे हैं. हाँ, लेकिन वो यही है ना कि पावर में आने के लिए जो मुझे एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है, पावर में तो आना हर पॉलिटिशियन का होता है. It's not fair enough. वो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे कोई है, कोई देखिए एक सिविलियन क्रूसेड तो नहीं है. इमरान खान बना हुआ है. if anything पावर में आने के लिए सिविलियन सुप्रीमेसी की कोई क्रूसेड तो नहीं है ना. It's basically a Game of Thrones type situation of moving the pieces around to get back into he's saying something else. This is not my argument, but what he's saying is that they want to get in their wiggle room. I mean, you could, I understand where you're coming from, कि Machiavellian है in a sense, but it's not really. You could construe it that way. You could construe it that way. लेकिन नवाज in coming to power now, and also Nawaz is not technically in power, although he holds a lot of cards. पत्ते बहुत हैं उसके पास. लेकिन इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए वो डील विद द डेविल नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने 1991 में की थी. एस्टैब्लिशमेंट के बलबूते पे 18 के बलबूते पे आए और बेनजीर भुट्टो को गिराया और come into power, but yeah, absolutely. ये already established political structures है. Basically ये पार्टीज आई. नहीं तो the difference Paja ये है कि yeah. Let me finish. Like difference यहाँ पे है कि Khan would not have come into power without the help of the establishment. इनके पास एक operational, एक strong supporter base है, support base है, जिसकी वजह से ये पावर के अंदर इनका क्लेम बेहतर है, I guess. लेकिन it doesn't matter ना क्लेम कितना आपका बेहतर है. If you have a despot and a fascist, वो दोनों अगर इकट्ठे हो गए. You know, I agree with you. I'm just asking the questions जो मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ लोगों से, ठीक है? नहीं, मैं भी सारी बात सुन रहा हूँ, and I मेरा end पे conclusion यही होती है कि they were just literally stuck between a rock and a hard place. It's catch-22. I agree. And I think they've chosen. They've chosen. But it's getting harder and harder to justify things. Not really, because the alternative would be way worse. No, justify what things? No. There are two things at play. एक है कि वो उन्होंने ये decision क्यों लिया. अगर हम उनके decision को analyze करें, I'm looking at it as an analyst and I'm looking at it as a political analyst and I'm saying कि अच्छा इनके decision को analyze करते हैं कि ये आए हैं, इनने अच्छा किया है नहीं किया आके for themselves. उस केस में I completely understand that they had to do this. This was the best move. There was no other. The other move was catastrophic. ठीक है? I agree. Guess I'm taking the ideological perspective and that's where we differ. You're talking about if you think of it, एक second, counterfactual क्या है? अगर नवाज शरीफ ideological hardline position लेते, क्या करते? What would you want to do? No. मेरी इधर ही disagreement है. What is the ideology? Vote of no confidence is consistent with vote को इज्जत दो. Absolutely 100%. उसके बाद जो वो कर रहे हैं, I mean, vote को इज्जत नहीं, लेकिन देखो मैं बताता हूँ, आर्मी के अंदर और प्रो पीटीआई क्राउड के अंदर, by the by, ये बड़ी खुल के बात सामने आती है. आर्मी के रैंक एंड फाइल से, people serving currently in the army, retired officers और प्रो पीटीआई क्राउड जो आर्मी के बाहर है, वो बड़ी खुल के कहते हैं कि कौन सी वोट को इज्जत दो हुई है जब आपने पंजाब के अंदर इतनी भेड़ बकरियों की तरह आपने एमपीएस को अपनी साइड पे किया है, या सेंटर के अंदर आपने 20-25 एमपी एमएनएस को अपने खीसे में कर लिया है. वो मानते हैं कि इमरान खान के साथ भी ये आए इस वजह से क्योंकि वो ताकत के भूखे हैं और ताकत का नशा है, लेकिन चलती हुकूमत के अंदर आपने उनको कैसे अपनी साइड पे कर लिया? वो तो कहते हैं पैसों का लेन देन हुआ है, बक्सों का लेन देन हुआ है और उसकी बिना पे आया. तो ये कौन सी वोट को इज्जत है? ये एक बड़ी वैलिड क्रिटिसिज्म है. नहीं वैलिड क्रिटिसिज्म एज एन आइडियोलॉजी इज वेरी गुड, लेकिन मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं? कॉल ऑफ फेम में तो ज्यादा है, इसमें तो कुछ नहीं है. होल्ड ऑन सुनो, मैं कॉल आउट करता हूँ हर चीज जो उन्होंने की है आफ्टर दे हैव कम इनटू पावर, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, सच एज ये जो नोटिफिकेशन हुई है, ये जो सब कुछ चल रहा है, ठीक है? हाउ डू यू काउंटर ये वाली बात? ये स्पेसिफिक बात मैंने की है, बट दिस इज So, Bhatti, I think I would just ask you the question. Do you think it's been
more, and this is genuinely a question I've had, कि do you think the vote of no confidence was, so पहले obviously 2018 से पहले तो ये हुआ था कि फोन किए गए थे कुछ लोगों को और कहा गया था कि फलानी टिकट से आपने लड़ना है, ये करना है, वो करना है. Do you think this time people were called and said कि अब आपने पार्टी बदलनी है, या do you think they were just called, उनको कॉल किया गया and told कि now it's your decision, you can move if you want? I think इस बार it was organic political so that is literally क्या उसके अंदर horse trading हुई कि नहीं? Exactly. That is left to their own devices. आपकी democratic structure किस तरह चलेगा, कि वो उसका क्या पैसों का लेन देन हुआ है कि नहीं? Hold on. किसी भी वक्त हुआ है तो क्या वोट को इज्जत तो मिली है कि नहीं? किसी भी वक्त कोई बंदा, अभी तुम अज्यूम करना छोड़ दो कि कोई इनके कितने लोग शिफ्ट हुए थे, कोई 24-25 जितने भी हुए थे, मुझे नहीं पता, whatever the number is, जितने भी 25 को हटा के एक बंदा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एक बंदे की बात करते हैं, लेट्स सपोज 1% चेंज पार्टीज, ठीक है, डू यू थिंक दैट ऑटोमेटिकली पुट्स अ डाउट ऑन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस? No. Why would that change if it's 25 people? The whole horse trading thing is just speculation, just like corruption is a speculation. You can't prove it, you can't disprove it. You can't. I mean, this is the this. Let's not because it swings the pendulum of the entire government. यार कि 25 बंदे आपने उनके तोड़ के गए हैं. I know. 25 बंदों की ज़मीर की आवाज उठ गई एकदम से. मैंने नहीं ज़मीर की आवाज नहीं उठी. मैं इसलिए भट्टी से पूछा था. See, I have no conclusion. I don't know what exactly. General ज़मीर की आवाज उठ गई. What I've tried to say is कि if they were called and told what to do, then फिर तो वोट को इज्जत दो, बिल्कुल contradictory है उसके साथ, फिर I'll call it out just as much as the next guy, ठीक है? I'm saying if it was organic like Bhatti is saying, ठीक है? सुन ले मेरी बात, सुन ले. मसला ये है कि it was organic and there was अगर military intervention नहीं थी, ठीक है? ठीक है, सही है, Bhatti is saying supposedly नहीं थी, तो एंड में फिर बात आती थी क्या पैसे दिए गए थे या नहीं दिए गए थे. आई थिंक चाहे वो एक बंदा हो चाहे वो 25 बंदा हो, दैट विल ऑलवेज बी स्पेकुलेशन कि क्या एक बंदे को लाने के लिए पैसे दिए गए थे, नहीं दिए गए थे. आई डोंट थिंक वी कैन यूज दैट एज अ गुड एनफ बैरोमीटर टू से कि यार वोट को इज्जत तो हार गया है या जीत गया है या व्हाटएवर. आई एम जस्ट सेइंग as far as any removal of government has ever happened, hold on, just one last point, as far as any change of government has ever happened in this country, this was by far in relative terms the most democratic one. Apart from a change in government, I agree with that, and that is a very very यार बीच में जो चेंज होते हैं, बीच में जो चेंज होते हैं, इसमें I agree with you. But before मैंने ये सवाल, I just have to add one thing, ठीक है? You add, मैं बस एक चीज कह दूं, मैंने ये बात की ही थी कि ये criticism आता है PTI और आर्मी की तरफ से कि horse trading थी, वो इसलिए मुझे था because that's the silver lining they found in the entire process. कुछ उसकी कि देखो वोट को इज्जतों की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, सिविल इमारत की बात करते हैं, और खुद जाके 1 अरब रुपए के अंदर 25 एमएलए खरीद लेते हैं. ख्वाजा, why would money need to be given? Why would money need to be given to people who were forced to join them in the first place? देखो एक तो ये है कि मुझे बता, मैं तुझे पैसे करवा रहा हूँ, मेरा एक सिंपल सवाल है जो तुम दोनों के सामने में रख रहा हूँ, ठीक है? वोट को इज्जतों का नारा क्या नाम है, सिविलियन सुप्रीमेसी तक जाके खत्म होता है या गुड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस तक भी एक्सटेंड होता है? देखो चल भट्टी को पहले बता दे. डायकोटमी है क्वेश्चन के अंदर कि कहां तक जाता है. वेरी गुड क्वेश्चन. ये तो अब जिन्होंने बनाया है बयानी उनको पता होगा. ठीक है, पहली बात है कि सिविलियन वाला दस्ती तो पार्ट एंड पार्सल है, तो जो है उसमें एनश्राइंड है बाय प्रैक्टिस. नवाज ने ये डिस्प्ले किया है, PML-N ने डिस्प्ले किया है इन सो मेनी ओकेजन्स. ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, ये पिछली डिफाइंड सियासत के जरिए, मरियम के ट्विटर के जरिए, अपनी सियासत के जरिए उन्होंने ये दिखाया है कि हम वोट विजिट होना चाहते हैं इन द सेंस कि सिविल इमारत होनी चाहिए. गुड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इज आई थिंक अ प्लेस जहां पे जाके इनके अपने जो है ना मोटिव्स और एम्स सामने उभर कर सामने आते हैं. मसलन पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए मैं जाती तौर पे मुझे पता है कि पैसे चलने. अच्छा, ठीक है, वहां पे MPA की सतह पे, MNA की सतह पे नहीं चले, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पे और पॉलिटिकल नेगोशिएशन थी, सीटों के वादे थे, और जब फिजा बदलती है तो फिर ये जो उन MNAs का टोला है जो हर बार पार्टी बदलते हैं, जब फिजा बदलती है तो वो भी समझ लेते हैं, जांच लेते हैं, देख लेते हैं, वो शिफ्ट कर देते हैं साइड. पंजाब की सतह तक जो मैंने अभी तक सुना है कि चले हैं पैसे, दैट्स अ बैड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस. ऊपर से मरूसी सियासत, डायनास्टिक पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है,
नवाज का तो ब्रांड है, उसने तो अपनी सियासत अपना ब्रांड बनाया, अपना मकबूल है वो, उसको लोग चाहते हैं, पसंद करते, 3 बार का वजीर आजम है। लेकिन उसका जानशीन मोस्ट लाइकली मरियम है, उसके बहुत रीजंस है, वो पॉपुलर है, उनका नाम बिकता है, उनकी स्पीच बिकती है, वो कैरिस्मेटिक है, लेकिन है तो मरियम ही, क्योंकि नवाज का खून उनकी रगों में दौड़ता है, तो है तो मरियम ही। तो ये भी एक ऑटोमेटिकली क्यों है, क्यों एक मेरिटोक्रेटिक प्रोसेस क्यों नहीं है पार्टी स्ट्रक्चर्स के अंदर, शायद अब्बासी क्यों नहीं हो सकती। I want to discuss this as well, but we'll discuss this, ऐसा इकबाल की नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। तो मौरूसी सियासत का एलिमेंट भी है। तो गुड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जहां पे देखो, गुड डेमोक्रेट और आल्सो गुड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस रिलेटिव होती है ना, स्टैंडर्ड्स आर रिलेटिव। ब्रिटेन के अंदर तो टोटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर इफ यू कंपेयर इट टू द 70s तो शायद आज बेहतर जमहूरी प्रैक्टिसेस हैं। तो ये ऑर्गेनिक प्रोसेस आहिस्ता से शायद बेहतर हो। I'll answer your question. I think the idea is that if we अगर civilian supremacy means a return to the 90s dirty politics, ठीक है, तो फिर is that a step in the right direction? That's not what they're doing. But क्या आखिरी चीज बता दूं, आखिरी चीज बता दूं, वो एक तो इट्स नॉट रिटर्न टू 90s पॉलिटिक्स, वरना पीपल्स पार्टी और पीएमएल गत्थम गुत्था आए होते, एक दूसरे की गर्दनों पर उन्होंने हाथ रखे होते। ऐसा नहीं है, दोनों एस्टैब्लिशमेंट की पनाह के अंदर आके दूसरी हुकूमत को उठाना चाह रहे होते, ऐसा नहीं है। पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से डील करके हुकूमत में नहीं आए। जब एस्टैब्लिशमेंट ने अपना दस्ते शफकत इमरान खान से उठाया तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, व्हिच दे वर एंटाइटल्ड टू एज पार्टीज इन द पार्लियामेंट। फाइनल थिंग ऑन दिस मैटर, वोट को इज्जत दो का बयानिया बिकता तब है when it is presented as anti-establishment, when it is defiant in nature, और वो defiant तब बनता है when you have an enemy on the other side, और वो जो enemy था वो पाकिस्तान आर्मी थी इस बयानिए की, कि हमने इनका जो उन्होंने यूसर्प किया हुआ कंट्रोल, जो इनकी far reaching कंट्रोल है ओवर द सिस्टम, हमने इसको डिमिनिश करना है और हमने सिविलियन स्ट्रक्चर्स को एस्टैब्लिश करना है। वो जो था क्या कहते हैं, वोट को इज्जत दो का जो हकीकी जो वो मकसद था वो ये था, to bring civilians back into power. Good civilian space was not part and parcel of the narrative. Good democratic practices wasn't part and parcel of the narrative, but they're very important for the country. And I think they should now start working towards good democratic practices. यार देखो, जो भट्टी ने बात की अबाउट कि पंजाब में पैसे चले हैं, this fits in nicely with my whole view of the situation, which is that I don't really believe the whole nara or the purity of the nara, so to speak. I do believe that they want the establishment to take a back seat and for political parties to have more of a say as the democratic process does. But I think कि जो good democratic practices और सब कुछ है, I don't think they're ideologically consistent or ideologically pure about these things. आप मतलब इनकी हुकूमत में आके चीजें देख लो, आई थिंक जो है हुकूमत में आके चीजें करते हैं, a lot of them are, और अभी भी आई थिंक हमारे सामने एग्जांपल्स है, a lot of them are they're there to not supposedly strengthen democratic processes but strengthen their chances of being the democratic party that wins, if that's the way I would like to put it. सही है, हर पार्टी के लिए supposedly they won't try, I don't think they'll make a rule right now or something, or they don't often make a rule that would benefit PTI as well, ठीक है, मतलब broad based इस तरह की चीजें अभी नहीं वो कर रहे, in fact they're doing the opposite, ठीक है, वो PTI को जो भी हुआ है वो तुम्हारे सामने है सब कुछ। उसके अलावा आई थिंक वो जिस तरह भट्टी ने बात की थी कि बैंडविड्थ में रह के खेलते हैं, बैंडविड्थ में रह के खेलने का मतलब होता है दैट दे सीड स्पेस एज वेल, एंड दे सीड स्पेस व्हिच मींस एग्जैक्टली कि वो आइडियोलॉजी कंसिस्टेंट नहीं होता है। आई थिंक आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन की कब हुई थी, खान के दौर में जब पहली एक्सटेंशन की बात हुई थी, तब इन्होंने पहला वो जो है वो दे सीडेड ग्राउंड, जब आर्मी एक्ट लाया था 340 वोटों के साथ। So those are the kind of examples where civilian supremacy की आप जितनी बात कर लो, पहले तो मुझे ये है कि अभी दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, civilian supremacy I don't think is a consistent नारा और ideologically sound नारा जिसपे ये पूरा उतरते हैं, but I would say कि I think बाकी सारी हुकूमतों में, बाकी सारी parties के अंदर I think they are the ones that most want the establishment to take a back seat. That's I think important. और दूसरी जो democratic जो स्टेप्स हैं और वो गुड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, आई थिंक वो तो कोई सीन ही नहीं है ब्रो, वो बहुत कम होता है। आई थिंक वो रिलेटिव, अगर आपने वो बेस्ट ऑफ अ बैड बंच की बात करनी है तो उसमें शायद पीपीपी माइट बी द मोस्ट डेमोक्रेटिक एक्सटर्नली
in terms of 18th अमेंडमेंट और एनएफसी और ये सब कुछ जो हुआ था, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई थी काफी ज्यादा उनके टाइम पे. In fact, one of the reasons why we're not in the 90s right now is because of what happened back then. तो I think ये दोनों के बीच में है, but I really think कि सबसे बड़ा सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा वही लगाता है जब जो ऑपोजिशन में होता है. तो I don't think that's going to change. और जो दूसरी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाली बात हुई थी, I wanted to have discussion about this. मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रहा था कि पहले तो लेट्स सेट द ग्राउंड के जो खान साहब बात करते हैं कि मैंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये सारे बाप बेटे लगे होते हैं, शरीफ और ये भुट्टो और ये मैं इनको हटाने आया हूँ और ये सब कुछ. There was a research study done by a few professors. I think Hassan Javed from LUMS is one of them. And उसके रिजल्ट ये आया था कि PTI has in fact the highest number of dynastic politicians, which was 78%. So marginally higher than PML-N. Yes, not marginally. It was like just today 72% versus 78%. I just today I read a thread about like जो पंजाब में बाय इलेक्शंस हो रहे हैं. हैं. Yeah, exactly. I was going to come on to that as well. कि again कॉल और फेल में तजाद के उसने कहा नहीं, इस दफा मैं जो है ना, मैं इस दफा फुल तैयारी से आऊंगा और टिकटें जो है वो दूंगा. वो देख लिए हमने इलेक्शन में भी वही लोग हैं. बट ब्रिंगिंग अप टू माय लार्जर पॉइंट इज कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है. सो माय व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, आई डोंट नो व्हाट योर व्यू पॉइंट इज. ख्वाजा, यू कैन गो फर्स्ट देन भट्टी. कि आप पाकिस्तान का अगर कल्चर देखो, सही है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कल्चर. मैं सेठ हूँ, मैंने कंपनी बनाई है, ठीक है, फैक्ट्रियां लगा दी हैं, सब कुछ कर दिया. जब मेरी उम्र बड़ी होती है तो मैं किसको कंपनी संभालने के लिए देता हूँ? अपने बेटे को. Wait on, hold on. Let me just, it's not an argument. I'm just thinking out loud. अपने बेटे को आप देते हो, ठीक है, and this is something that is practiced all over Pakistan. कि बेटा आया बाहर से पढ़ के, जहाँ से भी आ गया उसने मॉडर्नाइज कर दी, फैमिली में चलती आ रही है. शालमी की दुकानें देख लो, पूरी जिंदगी जो है वो बाप बेटे चली जा रहा है सब कुछ. पाकिस्तान का बिगेस्ट जो आपके रेवेन्यू जनरेटर्स हैं बिजनेस में, बिगेस्ट वो हैं, वो सब ऑलमोस्ट फैमिली वो हैं. इफ यू टेक आउट द एमएनसीज एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट फैमिली एवरीवेयर, ठीक है, फैमिली ओन. आई थिंक हमारा कल्चर जो, मैं जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, इज बहुत ज्यादा जो है, एक तो फैमिली में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और फैमिली ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है. और दूसरा के हमारा जो कल्चर आउटसाइड ऑफ फैमिली है ना, वो बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट पे बेस्ड है और बहुत ज्यादा शक और उस पे बेस्ड है कि मैंने किसी कॉम्पिटेंट बंदे को भी दे दिया, उसने पैसे मेरे पैसे चुक के भाग गया, वो मैं किस खाते का रह जाऊंगा, ठीक है. मैंने वो, ठीक है, मेरी कंपनी में बड़ा प्यो आदमी है, वो हार्वर्ड से पढ़ के आया, उसको मैं क्यों दूं? मेरा बेटा है भाई, मेरे बेटे के नीचे वो काम करेगा, कंपनी फिट चलेगी. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्हेन यू, सो पॉलिटिक्स इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर, राइट. द सेम पीपल, उसी सोशल क्लास से जो लोग बिजनेसमैन निकलते हैं, वही लोग पॉलिटिशियंस भी होते हैं, सब कुछ वही होता है. तो जब एक कल्चर ही आपका इस तरह का है जिसके अंदर आपकी जितनी ज्यादा वैल्यू एक चीज के अंदर आप स्टोर करोगे, आपने जितने ज्यादा साल उसके अंदर लगाए होंगे, उतना ज्यादा ही चांस है कि आप चाहोगे कि यार मैं उसको फैमिली के अंदर ही रखूं, मैं बाहर वाले किसी बंदे को ना दूं, ठीक है, क्योंकि फैमिली वाला जो है ना वो बचा के रखेगा, मैंने जो इतनी मेहनत की है, सब कुछ किया, ठीक है. एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर पीपल हु बिल्ड अप दीज डायनेस्टीज ऑफ थिंग्स. जैसे नवाज शरीफ ने PML-N बना दी, फलाने ने बना दिया, वो बना दिया. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक के आई डोंट थिंक इट्स एज इजी एज सेइंग यार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हटा दो यार, ये बाप बेटा वाला. आई थिंक वो एंट्रेंच्ड है हमारे कल्चर के अंदर. यार honestly from my side dynastic politics as in जो तूने argument present किया, that's very individual I guess, as in जो business वाली argument है ना कि obviously बाप ने बेटे को देना, right? Over here, like what strengthens this argument of dynastic politics in Pakistan generally, like I'm not a supporter of it or anything like that, but generally is the fact that it is like वो इस तरह नहीं है कि क्या नाम है, बाप ने बेटे को MNA की सीट पकड़ानी, ठीक है, आपने बाप ने बेटे को MNA की सीट की टिकट देनी है. इन द एंड द पीपल हैव टू वोट फॉर, ठीक है. घूम फिर के क्या नाम है, बात वहीं पे आती है. एक पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, रूरल अर्बन डिवाइड, प्रोविंशियल डिवाइड जितनी है, आप इसीलिए सॉरी तेरा पॉइंट बहुत अच्छा. आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मैं अभी इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, अभी वोटों की बात नहीं हो रही. आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल हैव अ प्रॉब्लम ना. देख, अगर वो बंदा किसी और को वो सिलेक्ट कर दे, वो अलग बात है कि उसको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा. आई थिंक
वो भी एक बात है कि वो अपने बेटे को भी इसलिए सिलेक्ट करता है क्योंकि उस नाम पे, फैमिली के नाम पे वोट पड़ेगा. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि व्हाई डज दैट्स नॉट द ओनली रीजन दो. इट्स आल्सो बिकॉज he trusts, like वो एलिमेंट है कि बिजनेस क्यों अपने बेटे को देते हो. अच्छा, I'll tell you. There's a very nuanced argument to this. In this regard यार, तो ये देख के जो आपके रूरल पंजाब में होते हैं या फिर रूरल केपी के हो गए, रूरल सिंध में हो गया, these उनको उनके बच्चों को पता होता है कि गद्दी, उसको गद्दी ही समझो, ठीक है, गद्दी मैंने संभाली. So they have linkages within their community and they're brought up and trained to do so from a very young age. ठीक है, वो क्या नाम है, 14 साल 15 साल की उम्र में बैठ के ना मोहल्ले तो नहीं कहूँगा, गाँव की फौजियों से लेकर शादियों तक हर बंदे का नाम पता होना चाहिए. ये सारा जिस बंदे ने पॉलिटिशियन आगे जाके बनना है, क्योंकि अगर आपकी वो लिंकेजेस नहीं है, ठीक है, तो आपको वोट नहीं मिलेगा. ठीक है, आपको लिंकेजेस बनाने पड़ते हैं और वो चलता है. I agree with you. There's a difference between what Khawaja. I get your nuanced argument. What I'm trying to say is that the only, I think, as far as I know, the only democratic party, internally democratic party in Pakistan is JU. ठीक है, बाकी सारी नहीं है. ठीक है, और मरियम नवाज एकदम से ऊपर आ जाना, हमजा शहबाज एकदम से ऊपर आ जाना, ये गद्दियों वाला सिस्टम नहीं है. अभी उनके जो है ना, आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस कि अभी उनके बाप भी हैं, उनकी वो भी चल रही है. Why does it be कि पीएम जी मियां नवाज शरीफ अब प्रेसिडेंट से जी मियां नवाज शरीफ अब 80-90 साल के हो गए हैं. मियां नवाज शरीफ ने कहा यार मैंने इतनी बड़ी अपनी एक लेगेसी बनाई है PML-N, मैंने अपनी बेटी को देनी है या मैंने अपने बेटे को देनी है. ठीक है, इसी तरह होता है कि फलानी वो जी बिलावल भुट्टो को बना दिया. ठीक है, उससे पहले जुल्फिकार था, फिर वो था. मैं जरा ब्रॉड I think before Bhatti बात कर रहा हूँ, rather than the fact that they are getting votes, I think that is part of वो, because उनको family votes पड़ते हैं, that's a separate conversation to be had. And I think political parties, we often forget के do every, like their entire incentive structure is कि उनको वोट चाहिए, उन्होंने पावर में आना है. बट वो internally भी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाना चाहते, that's what I'm trying to tell you. अच्छा यार, I'll answer this like, और मेरा अपना ओपिनियन इस हिसाब से है कि एक तो the point of culture that you brought up, कल्चर एक वजह से इम्बाइब होता है ना एक सोसाइटी के अंदर. ठीक है, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल, तो इस हिसाब से देख, मरियम हो गया, बिलावल हो गया, बिफोर दैट क्या नाम, बेनजीर हो गई. ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास, एक पाकिस्तान एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी हैज नेवर बीन फॉन्ड ऑफ स्ट्रक्चर if you look at it holistically. ठीक है, and it's been very fond of family and community. And it's been very fond of personalities. ठीक है, and what they make them feel. ठीक है, like खान साहब का भी जो meteoric rise है, जितना भी तुमने उसको भेजने establishment की तरफ, एक देख हुआ है. Establishment needed someone to work with. And for them, like Khan साहब was a क्या नाम है, ready-made star, right? That's what I'm trying to tell. एक पर हमारी जो top level पे जो politics चलती है, majority वो चलती है पर्सनालिटी बेसिस पे. ठीक है, और पर्सनालिटी को कैरी ऑन करना लेगेसी से ज्यादा कोई आसान, सबसे आसान रास्ता वही है. ठीक है, नवाज शरीफ की बेटी है, बेनजीर का बेटा है. ठीक है, उस हिसाब से इट्स द स्टार अट्रैक्शन होगी, लेगेसी होगी, पर्सनालिटी होगी. ठीक है, उसके नाम पे वोट, क्योंकि तू लाइक लुक एट इट लाइक फ्रॉम दिस डिफरेंट चीजें, तू डिफरेंट चीजों को कंफ्लेट कर रहा है. लेगेसी फर्क है, पर्सनैलिटी फर्क है. ठीक है, हमजा शहबाज शरीफ खानदान का ही है, हमजा शहबाज की कोई पर्सनैलिटी उस टाइप की नहीं है. दैट्स व्हाई मरियम नवाज हैज टेकन द मैंटल एंड नॉट हमजा शहबाज. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि आप, इट्स नॉट जस्ट, ये नहीं होता कि ठीक है आपके लास्ट नेम के आगे भुट्टो लगा, लास्ट नेम भुट्टो है तो आप पहुंच जाओ, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी. यू नीड टू हैव समथिंग टू वर्क विद. अगर आपका फॉर एग्जांपल मोने सिलाई को देख लो भाई, जिस दिन चौधरी, ये क्या उसको कहते हैं, शुजात, क्या नाम है उसका, चौधरी वो. अच्छा, then the argument becomes that, like for example, let's take Bilawal for example, like it's been 10 years since his like 15 years since his mother's death. ठीक है, वहां से he was the co-chairman, और वहां से 15 साल में ग्रूम हो के he didn't have something to work with at that time, right? लेकिन वो कर करके उसको एक बनाया गया, आर्टिफिशियली बनाया गया to pass on that legacy. This is the brand, this is the Bhutto brand. argument कुछ और है. मैं कह रहा हूँ, why do they choose Bilawal? They choose Bilawal partly because ठीक है नाम पे उसको वोट मिलेंगे, but also because I think कि बहुत ज्यादा एक हमारे culture, we can have a larger discussion कि why is that this culture exists, कि उस culture ही ऐसा है कि
के बिलावल को वोट पड़ेंगे उसकी फैमिली के नाम पे, पर्सनैलिटी को छोड़ दे, अभी बिलावल को फैमिली के नाम पे वोट पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा के इंटरनली apart from getting the votes, it's just considered more safe that the next in line is someone from the family. It's like to quote the great Justice Khosa, Sicilian mafia type scene है. Continuity आ जाती है ना, continuity आ जाती है. You can't quote Justice Khosa anywhere. Anyways, that's fine if you want to quote. But हाँ, ये बड़ा तेरे argument. No, I think that you said everything that has to be said on this topic. Why do dynasties thrive? Although India, we're seeing India is a good, by the way, comparative where a dynasty has failed, and BJP is tipped to win the next election as well. Exactly. And the intergenerational transfer of power has actually failed quite bad. Rahul Gandhi has been unable to take on the mantle that his grandfather and her mother carried for quite a while. Exactly. So अकेला जो है वो काफी नहीं है. मैं जो मेरी आर्गुमेंट थी वो ये थी कि सोनिया गांधी, why would the party आर्गुमेंट अब कोई और आर्गुमेंट भी देगी या तुम्हारी आर्गुमेंट ही सुन ले? अब तुम्हारी सुन ले या कोई और भी करोगे? अब तुम बदतमीजी करोगे. ये होगा केजे तो बोल ही नहीं रहा, और एक शख्स इरशाद भट्टी की तरह और उसके रूप में आके हम सब भट्टी तो एक बंदे के नाम पे आगे लगा हुआ है. ओए ख्वाजे भट्टी तो एक बंदे के नाम पे for the past 10 minutes and I agree with a lot of your arguments. मेरी भी सुन लो. Sonia Gandhi was very successful in cobbling a government. मनमोहन सिंह के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट भी की, बुल भी थी, फिर राजीव का भी एक बहुत बड़ा रोल था, इंदिरा गांधी भी बहुत पॉपुलर थी. राहुल has failed. वो उनका जो बयानिया है या जो नैरेटिव है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, it hasn't captured the Indian middle classes imagination. It hasn't empowered the youth in that way, which is why we see Congress failing big time. मतलब वो सिर्फ सूबाई हुकूमत उनके पास है. अभी बल्कि interestingly Shashi Tharoor Saab is in London and he was very clear about this as well, and he's actually part and parcel of Congress. वो उनके shadow foreign secretary है of the Indian government. तो उन्होंने ये of the Indian Parliament उन्होंने कहा कि भाई मतलब there is no chance in hell that somehow Congress is able to win the next election as well, क्योंकि बीजेपी के roots बहुत strong हो गए हैं. उनकी popular politics has appeased and appealed to so many people. That's a good study, by the way. जहाँ पे transforming socio-cultural changes, increasing middle class, increasing incomes, deferring attitudes, people pivoting towards religion in big numbers in India specifically. All of these forces are at play, and the end result of the forces has been that they choose to follow and believe in Narendra Modi as opposed to a more established brand of politics offered by the Congress party and Rahul Gandhi, who because he's carrying on the lineage ना, वो इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी की lineage जो carry कर रहे हैं. So they failed there. I think Pakistan के अंदर, Pakistan के अंदर भी there are a lot of forces that increasing middle class, increasing use of religion, people's tendency to buy into more populist narratives. These tendencies are at play. So it'll be very interesting to see whether Maryam is able to carry on Nawaz's mantle, not just win more space inside the party, but carry that mantle outside the party, and then win the same kind of votes and popularity that Nawaz has managed to build over 3 decades of his politics. वो देखना है कि मरियम कहाँ तक जाती है. अभी तक तो मकबूल है, क्राउड निकलता है. जब वो जाती है जीटी रोड तो एमएलएस कहते हैं कि मरियम का काफला हमारे इलाके से गुजर, एमपीएस कहते हैं मरियम को हमारे इलाके से गुजारते. टीवी पे बोलती हैं तो कैमरे की आंख उनको देखती है, इमेजिनेशन कैप्चर करती हैं वो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके अंदर ये चीज है. But to what extent is that translatable into votes? Will it survive the test of time? Will she be able to empower the youth in a way or will she be able to build a genuine political movement or cultivate a brand of voter and a brand of political worker that is actually willing to come out in big numbers for her? ये सारी चीजें देखनी है. Just by being the scion of the Sharif family does not guarantee that success. So I agree with everything you said. Like I said, there's everything you've said has everything that can be said on the dynastic politics topic. You've already talked about it. Lekin, whether she succeeds on the basis of the fact that she is Nawaz's daughter is something that's going to be a big test for her. अब मजे की बात है, अगर नवाज की बेटी इतनी इन फोर्सेस को डील करना चाह रही है और नहीं कर पा रही है, कर लेती है,
अगर आप उसको निकाल दें इक्वेशन से और आप यहाँ बैठा दें शाहिद नवासी को या राना सनाउल्लाह को या ख्वाजा साद रफीक को, तो वो इन फोर्सेस से कैसे डील करें जिनकी ऑलरेडी अवाम में वो मकबूलियत नहीं है, जिनकी ऑलरेडी नवाज शरीफ के जो कंस्टिट्यूएंसी वोटर उसमें वो मकबूलियत नहीं है, तो वो कैसे डील करेंगे? सो इंडिया इज अ वेरी गुड केस स्टडी फॉर हाउ domestic politics is. I want to move on to another thing that I wanted to talk about, but before that, just like a little bit, a couple of thoughts that I had. First off, regarding Rahul Gandhi, I think majority of the reason of his unpopularity is the brilliant handling by the BJP ever since UPA 2, that's the second tenure of the UPA government. उन्होंने सोशल मीडिया पे एज इन उस बंदे की उन्होंने रोल दी हुई है कि लाइक उसका निकनेम लिटरली जो है ना, लाइक यू वुड नेवर वोट फॉर अ गाय हुज निकनेम इज पप्पू, ठीक है, एज इन उन्होंने इस तरह उसको दलील कराया है कि मामा मामा मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और उसको एक छोटा बच्चा, ही इज अ 45-year-old मैन, ठीक है, उस बंदे को इस तरह पोर्ट्रे कराया है कि नहीं, दिस इज जस्ट एन एंटाइटल्ड किड who is just like ये इंडिया के साथ खेला है, which has been brilliant by the BJP, but that's just one thing that I want to touch on. Secondly, I think जो तूने बात की, that's very interesting about the dynasty, कि शायद ख्वाजा अब्बासी या राना सनाउल्लाह इस तरह की फोर्सेस से किस तरह डील कर सकते हैं, but I think एक circular argument भी है, because the fact is कि जब when you see Miftah Ismail say replying to Maryam on Twitter, "Gee, I will look into this," ठीक है, and with that sort of deference to an unelected politician, ठीक है, that in itself कि यार एक बंदे को पता है आपका रोल क्या है, you can never aspire to anything above middle management, ठीक है, तो वो फिर आपके अंदर वो confidence या वो आपके अंदर वो पॉपुलैरिटी आप बनाओगे किस तरह? एक बंदे को लाकर, मरियम हैज नेवर हेल्ड पब्लिक ऑफिस इन हर लाइफ, ठीक है, एक बंदी को अगर आपने स्ट्रीमलाइन करके सीधा आगे बैठा दी कि दिस इज योर न्यू लीडर, डील विद इट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर, बट let's finish on dynastic politics. A question that I had to both of you, and this is my martial law type question, another one, but again something that I had in my mind. General Musharaf is coming back to Pakistan, yes or no? Just yes or no. I'm leading into it. Like, I can answer that question. यार मेरी बात सुनो. But a good discussion on dynastic politics that had to be had. और इस topic पर बहुत कुछ और कह सकते हो. And the points you raised again for another day, of course, as to why BJP has been so successful in cutting out Congress from their roots. अच्छा, मुशर्रफ मेरे ख्याल से आज आए नहीं, क्या फर्क पड़ता है, he's on his deathbed. He's suffering from a very unique rare. मुझे पहले सवाल जरा वो करने, तो मैं सिर्फ according to your reports वो आ रहा है, ठीक है, मुझे इससे फर्क नहीं है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, अल्लाह उसको हर इंसान है, ठीक है, इंसान है, ठीक है, लंबी जिंदगी दे, अब ये ट्विटर पे इस बात पे भी लोग तपते हैं, सुन तो ले, ठीक है, लाइक जो भी है, हम लाइक द वे आई वाज brought up, there's a certain deference to the ills and stuff, ठीक है. The question that I posed to both of you is that there's been talks in like the whole media atmosphere of a state funeral, ठीक है, and whether the government would be willing for that. For me personally, I think that should be an absolute no-go. This would be the death knell to any sort of idea of वोट को इज्जत दो. जिस बंदे के खिलाफ आपने आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग शुरू की थी, जिस बंदे के खिलाफ, वो उसको आर्मी just hand him over, like once he passes away, hand him over to the army. जिस तरह नॉर्मल आपके चीफ पेरी होते हैं, उनको उस हिसाब से ठीक है, आर्मी का एक हेड राव है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट से उसने जो करना है, ठीक है. स्टेट फ्यूनरल अगर इन लोगों ने दिया, दैट वुड बी I have a question before I respond or give my take on this. Sure. जब नॉर्मली पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके तो छोड़ते हैं, that was different, but let's take Ayub for example, या whoever. तो क्या, what's the protocol, what happened, normal funeral, straight? यार अयूब died in obscurity. वो बेचारा तो अपनी क्या नाम है, जो जमीन थी उसके ऊपर he passed away when Yahya was president. He was like cast aside to fair. But generally जो chiefs का, when chiefs die, retired chiefs die, they usually have their own protocols within the army. उनको एक कोई पाकिस्तानी झंडे में, सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्पेशल वो नहीं होता ना. नहीं, ये आर्मी के अंदर ही होता है. Hold on, I thought the argument, and this is the first time hearing of state funeral और ये सब कुछ, क्योंकि मैं इतनी न्यूज़ नहीं देखता unless के something actually is happening properly, जिसको देखना होता है, but like analysis के लिए नहीं. तो I thought it would be more or less कि जी उसको किसी भी तरह से recognize करना है या नहीं करना, कि वो बंदा था भी, रिटायर्ड चीफ नहीं था. स्टेट फ्यूनरल क्यों देना है भाई? स्टेट फ्यूनरल तो किसी आपकी चीफ, स्टेट फ्यूनरल की बात किसने की है? ट्विटर पे काफी ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं. ओए वो तो I don't think government state funeral देगी इसको. स्टेट फ्यूनरल, I don't think state funeral होगा for Musharraf. I don't see the like state funeral आप उनको देते हो ना जिन्होंने कुछ
अच्छा मतलब किया होता है। इनफैक्ट देखिए ईडी को स्टेट फ्यूनरल दिया आपने, हाँ आपने मतलब अब्दुल सत्तार ईडी को दिया, अब अगर आप खादिम रिजवी को स्टेट फ्यूनरल देने लग जाए तो फिर दे विल बी कॉज फॉर कंसर्न। हालांकि खादिम रिजवी बहुत मकबूल है, मुशर्रफ तो इतने पॉपुलर भी नहीं है और उनको तो ऑलरेडी नहीं, बट व्हाट इज ही डन, आई डोंट केयर हाउ सजाएं बहुत सुनाई थी क्या किस बात यार पे ब्रो, मुझे the difference is because like he was the head of state, तो I think उसके लिए एक अलग वो होती है। बहुत हेड ऑफ स्टेट्स बने, एक से नहीं, हेड ऑफ स्टेट रफीक तारड़ साहब वफात पा नहीं, गए, उसका मतलब यार मैं ये कह रहा हूँ ना, the ये point, लोग हेड्स ऑफ स्टेट्स थे यार। the question basically उसके अंदर जो लिपटी हुई चीज है कि army wants its leader to be acknowledged and this is going to be a thorny issue. What is your question? What is your question? मेरा question यही है कि how do you think the government should deal with like the eventual passing of Pervez Musharraf? Should they let it be obscure? क्या नाम है, आना भी चाहिए, आना उसको वापस आने देना भी चाहिए कि नहीं, क्या नाम है, आर्टिकल 6 वाली क्या नाम है प्रोसीडिंग्स रीकंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं? मेरी पोजीशन इस पे बहुत क्लियर है, मैं 2 बार इस पे ट्वीट कर चुका हूँ, मैं अपने करीबी दोस्तों से गालियां खा चुका हूँ, मेरे पे ये इल्जाम लग चुका है कि तुम्हें इंसानियत का कोई, तुम्हारे अंदर वो थोड़ा सा भी जो है ना आउंस ऑफ ह्यूमैनिटी जो होता है, श्रेड ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं रहा। आई पर्सनली थिंक मुशर्रफ को खुले हाथों के साथ मतलब मुशर्रफ को बाहों में लेने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। नवाज शरीफ ने ट्वीट की, उसने ट्वीट की कि हम उसको लेना चाहते हैं, वो डेथ बेड पे है, उसकी मौत वाकई किसी वक्त हो सकती है, अल्लाह उसको जरूर नसीब करे, इट्स बिटवीन हिम एंड गॉड, व्हाटएवर हिज सिंस वर, इफ देयर वर एनी, इट्स बिटवीन हिम एंड गॉड एंड आई विश हिम the best of health. लेकिन that does not mean that I sympathize with him and then that sympathy translates into me saying that Musharraf needs to be welcomed with open arms and he needs to be given a state funeral and he needs to be, there should be a camera outside his hospital so we all can see what a great leader is now going away into obscurity. There is no need for that kind of sympathy for Musharraf. There is no need for that kind of special treatment. वो वापस आते हैं, that's fine. He's an ex-head of state. He was a leader of the Pakistan Armed Forces. अगर उनको एयर एम्बुलेंस आप फराहम करते हैं वो आ जाए, he should be given the chance to die on the country he was born in. That's the true extent of it. कोई state नहीं बनता. To be fair, he was born near Delhi, but he was born in, that's a good point. He was born there, but he was bred and raised in Karachi, right? He was a muhajir. Yeah. So बिल्कुल he should be allowed to die in the place where he lived and I agree to that. I completely agree with you. I don't think that any special considerations should be made for him. मसला ये कि special considerations to the extent of overtures, to the extent of to the extent of just even for like even for pure politics हो रही है। मसला नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इनको वापस वेलकम करते हैं और मैं इन मुश्किल मराहल से गुजरा हूं और मुझे उनकी परेशानी का अंदाजा है, उनकी फैमिली का। ख्वाजा आसिफ ने कहा आना चाहिए वापस, डीजीआईएसपीआर ने कहा बिल्कुल ठीक है आप आना चाहिए वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है डीजीआईएसपीआर कहते थे सही है, नवाज शरीफ को नहीं कहना चाहिए था। नवाज शरीफ तो वो आदमी है जिसने स्पीच की थी एक टाइम पे, उनके ये अल्फाज हैं कि जनरल मुशर्रफ गद्दार है और पाकिस्तान में वो कौन सी कोर्ट है, वो कौन से जज जनरल मुशर्रफ को गद्दारी के मुकदमे में सजा सुना सकते हैं? कोई ऐसी कोर्ट है पाकिस्तान? उन्होंने आवाम से पूछा था और फिर कहा था मेरे साथ मिलके नारा लगाओ कि एक दिन ऐसी भी अदालत आएगी जो मुशर्रफ को सजा देगी। और फिर एक जज था जिसने मुशर्रफ को सजाए मौत भी दी थी, अल्लाह उनको तरीके रहमत करे। सो एट द एंड ऑफ द डे नवाज हैज बैकट्रैक्ड on his hardline position which he had in the previous government कि इस आर्टिकल 6 की मुकदमा लगना चाहिए। राणा सनालो कह चुके हैं पिछली गवर्नमेंट। is it backtracking or is it magnanimity? राणा सनालो साहब पिछली गवर्नमेंट में कह चुके हैं कि अगर मुशर्रफ को सजाए मौत होती है या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होती है और ये हमने कमीशन बना दिया है, हम इसमें रुकावट नहीं बनेंगे और अगर सजाए मौत होती है तो हम नहीं रोकेंगे। तो एक तरफ आपकी ये पोजीशन थी कि he needs to be tried and he needs to suffer the wrath of law. The law has to take its course. अब आपकी पोजीशन ये है कि हम ट्रायल तो आप भूल गए ना, वो तो जिन्हें पास्ट में हो गया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं he should be welcomed, उनको आना चाहिए। Fine, you're making overtures. Fine, you're showing goodwill. Fine, you're building those bridges that you burnt once. That's fine. You're showing humanity. But it shouldn't go beyond that. ठीक है, in a society like ours, impending death changes a lot of attitudes. वो कहते हैं अच्छा ठीक है इसका थोड़े बहुत दिन रह गए हैं,
आगे क्या कर लेगा, ठीक है। खान मियां साहब बाबूजी ने ये सोचा है, मैग्नानिमिटी का उन्होंने ये मुजाहिरा किया कि हाँ जी मैग्नानिमिटी I क्यों think दिखा रहे हैं, मुझे Yeah, समझ but नहीं it's I not. think But on it's another not level it's not his sin. Like he's not in a position to forgive the sins, because the sins weren't just against Nawaz Sharif; they were against a lot of other people. he's not forgiving any sins. He's like making his position clear, but like No, but I उसकी think पार्टी also उसकी पोजीशन के हिसाब से ही काम करेगी ना. hold on. I also think that क्या नाम है, मियां साहब is also ensuring his future मैं तो as well, वो कि उनको कोई पता नहीं आगे फिर उनके साथ कोई डस पड़ेगी, that was ठीक the है। main point that I was making. मैंने दफन इधर ही होना है, मैंने Death लंदन is नहीं a दफा like होना, death in Pakistan and in other places is a uniting cause. It's a unifying cause. Sorry, cause is a unifying factor. It brings people together, like you said. But honestly, for a leader of Nawaz Sharif's stature, who has taken very public positions on trying Musharraf, who actually took on a feud with the Pakistan Army's chief back then over the trial of Musharraf, for a leader of that stature who has done that and who's seen a lot, you don't need to be showing that magnanimity, even if it helps you score some political points or score points on humanitarian grounds. आपको बड़ा सिंपल, आप कुछ कहते ही ना, मुशर्रफ आता डेथ पे जाता, I hope, pray to God he recovers, he lives longer, and if he does, he faces the law. Then you could have said something कि हाँ जी भाई अब. Agreed. अगर वो जब वफात पाते, आप कहते हैं अल्लाह उनको गरीब के रहमत में जगह अता फरमाए, it's between him and God. Bygones. And his legacy, और ये जो मैं देख रहा हूँ, there's a battle on Twitter to somehow secure his legacy, to somehow shower him with praise and blessings. मैं 2 बार इसे ट्वीट कर चुका हूँ और मेरी पहली, and if his legacy wins, that goes against everything that PML-N and everyone has been working towards. मैंने पहली ट्वीट की इस पे, मैंने कहा कि he should be hanged to death. मुझे कोई सिंपैथी नहीं है इस शख्स ने पाकिस्तान की बेसिस अमेरिका को दी, पाकिस्तानी शहरी अमेरिका को दिया, इसने पाकिस्तान में सियासत को चमकाने के लिए चुकवाना नहीं भाई, तेरी मेहरबानी, इसने अपनी सियासत को चमकाने के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पे लगाया। ये बहुत खराब आदमी। नहीं बात है कि मुझे जो आगे से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तनकीद फेस करनी पड़ी, वो ये थी कि तुम्हारे अंदर आउटसाइड ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है, तुम एक बंदा अपने मतलब ये कहते हैं हालांकि हकीकी से जा मिलने वाला है और तुम उसके खिलाफ ये बातें करो। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, somebody is about to pass away, I wish him the best of health, but I have no sympathies for him. I cannot be part and parcel of an effort to secure his legacy, because his legacy needs to be reinforced, which is that he was a brutal dictator who trampled Pakistan's constitution, who actually should have been held accountable for having violated the constitution and article 6. एक और मसला है इसके साथ, we'll just wrap it up. मैं उस दिन एक शख्स के साथ बैठा हुआ था, वो मुझे कहता है यार कॉन्स्टिट्यूशन तो तुमने भी तोड़ी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी ने, मतलब पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है, उनको लगता है कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशन, उनको लगता है मैंने according to Musharraf his own words, it's a piece of paper that can throw in the bucket. There you go. वो हमीद गुल साहब कहते होते थे ना कि आइन के अंदर आर्मी के ओथ के अंदर लिखा हुआ है पाकिस्तान को सर्व करूंगा कम वॉट में, और उसकी इंटरप्रिटेशन हमीद गुल साहब ने ये निकाली थी, कम वॉट में का मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने ओथ को भी डिफाई कर सकता हूं पाकिस्तान को सर्व करने के लिए। वो कहते थे आर्मी का जो ओथ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। हमीद गुल साहब ने भी अपनी एक ब्रॉड, पता नहीं कोई वो बड़ी हैवी इंटरप्रिटेशन निकाली थी। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे, if I get a chance to say Musharraf was bad, I will say it. If I get a chance to say Musharraf was a traitor, I will say it. If I get a chance to say Musharraf ने वो गलीज और गंदी हरकतें की पाकिस्तान के साथ, I will say it. I will also go to the extent of saying कि I wish him the best of health, and if he does recover, then he has to face the law. He should come back wherever he was. Should come back from there and face the law. नवाज शरीफ पे तनकीद होती है, बाहर गए हुए, लेकिन नवाज शरीफ अपनी जोजा को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के वापस आए थे ना, जेल तो गए थे, बाद में तो चले गए वापस, लेकिन जेल तो गए, ट्रायल तो फेस किया, जेआईटी पनामा के अंदर जो पूरा घोटाला खेले चाहे गया उसमें तो शिरकत की, तो मुशर्रफ ने चीज में भी नहीं की भाई। एनीवेज दैट्स इट। I think क्या नाम है, थोड़ा ओवरड्यू जा रहा है, तो like let's wrap it up. I would only like लास्ट में मेरा क्वेश्चन तुम दोनों से बस यही होगा कि like ये हुकूमत की सिमत पे तुम लोगों को क्या नजर आ रही है कि like मेरा सिर्फ सवाल बहुत सिंपल सा है कि they have a year to turn things around. Do you think that they will be able to do something, to go with something to the polls to show कुछ कर? Ismi, you go first. You would know. Yeah, I think under normal circumstances, Khawaja, I don't have I think Mifta Ismail is one of, as far as I know, the most competent finance minister that I've
seen ever since I've started following politics Pakistan में जो हमारे पास आए हैं. But and I think if so my answer is no. I don't think they will be able to turn things around completely. But that's not because I think there is a problem with his approach or his skills or his ability or anything. I think the problem is just the global market. The task is too much. The task is too high. कि अभी कोई भी कुछ नहीं कर सकता. I think, let me put it this way. I think Mifta and Co will be able to do it. Will be able to turn things around as much as anyone else, more than anyone else can in like a year. But this brings us back to the point that I think overall global market में अभी oil की prices I think और ऊपर जाएंगी. गैस का LNG का issue होगा पाकिस्तान को. अभी मसले शुरू हुए हैं बहुत. अभी मसले जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने हैं. आपका और हर चीज़ ऊपर डॉलर में प्राइस होती है और वो प्राइस ऊपर जानी है आपका. इट्स गोइंग माइट क्रिएट अ विशियस साइकिल जिसमें आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, उसके वजह से आपको और महंगी चीज़ पड़ रही है. और global recession अलग impact करेगा. This could and in the end you again come back to the point के जितनी उनको सपोर्ट थी फरवरी में लेट्स से या मार्च में जब इमरान खान था, उससे आई थिंक उनकी सपोर्ट कम होगी come August or whenever the next elections will happen. But I think that support will still result in more seats and a better political future than they would have had if they didn't do the vote of no confidence. And I think economy के अलावा I think वो सिम थोड़ी बेहतर कर देंगे हुकूमत. Obviously यार, I mean they're competent relatively. PTI वाले तो shit show चला रहे थे. So yeah. Bhatti? Well, I think economics, I don't know if things can be turned around in a year. If he says maybe they can. I'm not saying they can completely. What did you say? He says that it won't be enough. I say ability. They can ride the ship, but it won't be enough. मसला नहीं है. The task is too I much. just think that it's just a global market, super cycle, commodity super cycle, ये सब कुछ चल रहा है. बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी कुछ. I agree. ये तो I agree. But you will see. What I think you will see in 1 year is our concrete steps to somehow tackle the crisis. तो PTI का मसला ये था कि वो बोलते थे यार बड़ी बुरी सिचुएशन, बट असद उमर कुछ भी नहीं हो रहा था. Like बस we'll see things happening, but things won't be able to come under control. I think, I mean, Allah करे हो जाए, because global situation और वो सब कुछ, हमारी अपनी situation इतनी bad है, global situation bad है, काफी bad scene है. Fair enough. The supply chain prices, global pressures तो बहुत है. Supply chain पे, I don't think they're easing anytime soon, at least not for the next 2 years. Forecast भी बहुत खराब है, at least European economies की और UK की भी. In terms of inflation and supply chain commodity prices, और Pakistan obviously affect होता है इन चीजों से. Politically speaking, I think the government will last, barring any major event. I think शायद chief की extension की बातें फिर से चल रही हैं. Automatically कुछ दिनों से ये बातें दोबारा शुरू हो गई हैं और आपको पता है ये बातें कौन लोग शुरू करते हैं. देखते हैं क्या होता है. I think इस चीफ को extension नहीं मिलनी चाहिए. अगर मिली तो ये एक और वोट को इज्जत दो का जो एक बयानिया है उसको एक और ठोकर लगेगी, एक और ठेस पहुंचेगी, उसको काटने के मुतरादिफ होगा अगर आपने इस चीफ को एक्सटेंशन दी. But I hope ना हो. नया चीफ आए, if army has taken the decision to be neutral, then I think they'll be neutral till the next general election, and after that as well. They for once they want power to go back to the people and for the people to decide who they want in power. और मेरे ख्याल से ये चलेगी अगस्त 2023 तक चलेगी. There will be ups and downs, but you will hear so much stuff. And अभी भी shows होते हैं जिस पे लोग कहते हैं इमरान खान का बयान है, इमरान खान आर्मी को प्रेशर बना रहे, जुडिशरी को प्रेशर बना रहे, क्या होगा, इमरान खान कैसे करेंगे. अभी आज मैं सुन रहा था कि एयर पे चल रहा था कि इमरान खान अभी नया सरप्राइज लेके आ रहे हैं. ये हाइप्स, मोमेंटरी हाइप्स, टेम्पररी प्रेशर्स. अच्छा, just in one sentence tell me, because time खत्म हो रहा है. Just one sentence tell me, because time's running out, and then Khawaja has to wrap up. इमरान खान का क्या फ्यूचर है अगले इलेक्शंस का? Imran Khan won't be Prime Minister of Pakistan after this. He's not going to be Prime Minister of Pakistan ever again. End of that. That is, I'm very clear about that. Okay, Khawaja, you can wrap it up. I think that's good. Okay.
Omer, thank you so much for joining us. Omer, It's been a good. great, candid Pleasure. conversation. Like, बहुत Pleasure. मजा आया, and I hope we can do it again sometime again. Pleasure. Ismi, as usual, thank you for being a recurring guest. Lovely talking with you guys, and like I hope that we can continue doing this in the future as well, as things unfold. That is the plan. Pleasure. And with that, it's hasta la vista from KJ.